हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो लेक्चर शेयर किए जाते हैं, बल्कि जो करंट से अपडेटेड भी आपको रखा जाता है थ्रू जो हमारा एमसीक्यू सेशन होता है करंट का डेली वाला। और साथ साथ हम क्या करते हैं, हाइलाइट्स ऑफ द डेज की सीरीज जो है वो उसे भी कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हाईलाइट से। क्या कुछ जो है वो न्यूज में है, क्या कुछ इवेंट्स जो है वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, खास है, उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास, द 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। ठीक है, रायसीना डायलॉग क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, पर इसका कौन सा एडिशन होने वाला है, 10th एडिशन होने वाला है। और कब होने वाला है ये देखिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 17 to 19 2025। कब से होने वाला है, 17 मार्च से 19 मार्च 2025 के बीच जो है रायसीना डायलॉग होने वाला है। इसका क्या एम होगा, इसका एम होगा ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में देखना, उस पर फोकस करना, एज वेल एज डिप्लोमेसी, एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स, किस तरह से जियोपॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज हो रही है, उसमें क्या क्या जो है वो नए परिवर्तन जो है वो आ रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड है, पैटर्न क्या है, एज वेल एज ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर जो है ये फोकस करेगा। अब पढ़ेंगे कि रायसीना डायलॉग है क्या। ठीक है, तो देखेंगे रायसीना डायलॉग जो है वो इंडिया का फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। कहाँ, किस पर, ये देखिए, इट इज इंडियाज फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, यानी बहुत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। एज वेल इस बात कर रहे हैं कि किस के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। किस पर, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। और इसे हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। समझ आई, क्या है रायसीना डायलॉग, इंडिया फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। किस पर, यानी आप याद से रख सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या एम है, टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, कि जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हें क्या किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो लाया जाए, उन्हें ब्रिंग टुगेदर, ठीक है लिखा है ना, उन्हें एक साथ लाया जाए, ताकि क्या हो, शेयर्ड इकोनॉमिक एंड जो शेयर्ड जियोपॉलिटी है, हम क्या कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके, उसमें जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको उसके साथ साथ जो है वो चल सके। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कि ये स्टार्ट कब होता है, तो स्टार्ट होता है 2016 में। कब होता है, रायसीना डायलॉग जो है उसका भी 10th एडिशन है। स्टार्ट कब हुआ, 2016 में स्टार्ट हुआ। और ये किसका इनिशिएटिव है, ये तो आपको पता चल जाएगा अगर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडिया का फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इट मीन्स कौन सी मिनिस्ट्री होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, जिसको हेड कौन करते हैं, एस जयशंकर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनका इनिशिएटिव है, और इसे कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और किसका इनिशिएटिव है, ये दोनों ही मिलकर जो है इसे स्टार्ट करते हैं। कौन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, हमें ऑलरेडी पता चल गया। अब थीम क्या है, जो इस साल का जो 10th एडिशन होने वाला है 17 मार्च से 19 मार्च के बीच बीच में, उसका जो थीम होती है ना, कि इस थीम पर हमें काम करना है इस साल। तो क्या थीम है इस साल की, इसकी थीम है काल चक्र। क्या है, काल चक्र, यानी व्हील ऑफ टाइम, समय का पहिया, काल का चक्र। ठीक है, ये क्या है इसका, इस पर जो है इन्हें काम करना है, यानी ये थीम है इस साल की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके और एक दो फैक्ट्स के बारे में। तो देखें कि चीफ गेस्ट कौन था इस रायसीना डायलॉग जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार हुई, वहां पर चीफ गेस्ट कौन थे, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो इट मीन्स जिस तरह से आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो एग्जाम आपका हुआ जो कश्मीर वालों का, तो उनको क्या क्वेश्चन आया था कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम, क्योंकि श्रीलंका न्यूज में था, बांग्लादेश भी न्यूज में रहा था कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले। ठीक है, तो बांग्लादेश का भी पूछा जा सकता था, एज वेल एज अब अगर हम देखें, यानी जरूरी नहीं है कि हर बार यही पूछा जाए, बट मतलब जो चीजें आपको देखी ना कि इस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, तो इट मीन्स हमने उसे कवर करना है, वी नीड टू कवर इट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, यहाँ न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर न्यूज में है, तो क्या नाम है इनका, जैसे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन रामगुल्लम, ठीक है, वो न्यूज में रहे। फिर जो अभी न्यूज में चल रहे हैं उसके साथ वो कौन है, मार्क कार्ने, जो कौन है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बाय रिप्लेसिंग जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, और अभी ये कौन न्यूज में है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है, क्रिस्टोफर
लग्जन, ठीक है, क्रिस्टोफर लग्जन जो है, इन्हें चीफ गेस्ट जो है इस रायसीना डायलॉग का जो 10th एडिशन हुआ उसमें बुलाया जाता है, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है, हमारे पास सेकंड जो आज का हमारा हाईलाइट है वो क्या है, द मुडुमल मेगालिथिक मेनिहर्स इन तेलंगाना नारायणपेट district have been included in UNESCO tentative list for World Heritage Sites in 2025। आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को घोषित करता है, ये जो है यानी इस हेरिटेज को प्रिजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा होता है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है उस साइट को जिसको उस आगे आने वाले समय के लिए प्रिजर्वेशन की जरूरत है, ताकि आगे आने वाली जनरेशंस को भी पता चले कि हमारी इनहेरिटेंस में हमें क्या क्या चीजें जो है मिली हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पर, ठीक है। अब कौन सी चीज जो है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2025 की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर रहा है यूनेस्को, उसमें उसने टेंटेटिव लिस्ट, जैसे आपकी आती है ना टेंटेटिव डेटशीट आती है एग्जाम्स की कि आपका एसएससी का एग्जाम जो है वो अब कब होना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जो है वो टेंटेटिव डेटशीट्स है। तो इट मीन्स कि उसके आसपास हो सकता है बट वो फिक्स्ड नहीं है, वो बाद में आएगी, ठीक है, टेंटेटिव अंदाजा आपको दे दिया। तो इट मीन्स यूनेस्को ने एक अंदाजा दे दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको डालने वाला है, मुडुमल मेगालिथिक मेनिहर्स, ठीक है। अब ये क्या है वो हम देखेंगे, और ये कहां पर है, तेलंगाना। कहां पर, तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट देखें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नारायणपेट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नारायणपेट, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि मेनिहर की बात कर रहा है तो मेनिहर है क्या, मुडुमल क्या बोला था हमने कि मुडुमल मेगालिथिक मेनिहर, मेनिहर की बात हो रही है तो मेनिहर क्या है जिसको यूनेस्को ने 2025 में अपनी टेंटेटिव लिस्ट में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डाला है। मेनिहर इज अ लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन। देखिए मेनिहर क्या है, एक बड़ा सा अपराइट, अपराइट मतलब सीधा, ठीक है, स्टैंडिंग स्टोन एक पत्थर सा समझ लो, पत्थर सा जो खड़ा है, सीधा है और लार्ज है, बड़ा सा है, प्लेस्ड बाय ह्यूमंस ऑफन टेपर्ड एट द टॉप। किस कहां पे रखा जाता था, टॉप पे रखा जाता था ह्यूमंस के द्वारा। इंडिया में अगर देखा जाए तो मुडुमल मेनिहर्स जो है वो इंडिया के ओल्डेस्ट नोन मेनिहर्स हैं, समझ रहे हो। इंडिया में ओल्डेस्ट मेनिहर कौन सा है तो वो मुडुमल मेनिहर जो है वो सबसे पुराना है, और इस दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व इट। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने कहा कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर 2025 की टेंटेटिव लिस्ट में डाला है, ठीक है। मुडुमल मेनिहर्स इंडिया का आर इंडियाज ओल्डेस्ट नोन मेनिहर, ठीक है। और ये होता क्या है, ये पता चल गया आपको, एक बड़ा सा अपराइट सा स्टैंडिंग स्टोन है जिसको ह्यूमंस के द्वारा रखा जाता था, प्लेस बाय ह्यूमंस ऑफन टेपर्ड एट द टॉप। कहां पर, ऊपर, जो टेपिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए पीएम युवा 3.0, अभी ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई, अभी है क्या तो हम देखेंगे। पीएम युवा 3.0 क्या है, लॉन्च टू मेंटोर यंग ऑथर्स, जो भी यंग ऑथर्स हैं, लेखक हैं, जो जवान लेखक हैं, युवक हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया गया, पीएम युवा जो एक स्कीम है, इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट किया गया। अब ये क्या है, इट वॉज लॉन्च इन 2025, 2025 में लॉन्च किया गया, ठीक है, 2025 में। थर्ड एडिशन है, फर्स्ट लॉन्च इन 2021, सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था, 2021 में, और अब कहाँ कब किया गया है, 2025 में। तो इट मींस ये अभी थर्ड एडिशन है, वो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी, कल हमने एमसीक्यूज में कवर किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। युवा में कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की कौन जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा, वो एजेंसी कौन सी है, तो वो एजेंसी कौन सी है, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। अब ये नेशनल बुक ट्रस्ट क्यों होगा, क्योंकि देखें ये मेंटोर किसको करेगा, यंग ऑथर्स को, यंग ऑथर जो युवक हैं, जो लेखक हैं, ठीक है, उन्हें करेगा, ठीक है, युवा लेखक जो हैं। बताइए आगे देखिए, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले कि कौन जो है इस इनिशिएटिव के तहत जो है वो एलिजिबल है। तो सबसे पहले ओपन टू एस्पायरिंग ऑथर्स बिलो 30 इयर्स सिलेक्टेड थ्रू एन ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट, यानी एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट जो है कॉम्पिटिशन टाइप का करवाया जाएगा, और उसमें कौन जो है, ये सभी जो भी एस्पायरिंग ऑथर्स है, फॉर इंस्टेंस मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा लिखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बुक्स जो है वो पब्लिश हो, ठीक है, मेरी कुछ भी इस तरीके का पब्लिश हो, मेरा लिखा हुआ, आप चाहते हैं तो आपका भी पब्लिश हो, ठीक है। इट मीन्स यू आर एस्पायरिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस जो है कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
पर क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, बिलो 30 ईयर्स, ठीक है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स से कम होगी तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि क्या है, युवा, देख रहे हो ना नाम, बिलो 30 ईयर्स। मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, जो भी सिलेक्ट होंगे ना, इस ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होगा, उसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो भी ऑथर सिलेक्ट हुए युवा, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। और कौन ट्रेन करेगा, एमिनेंट राइटर्स, यानी जो बहुत नामी जो राइटर्स हैं, लेखक है जो पहले से, वो उन्हें ट्रेन करेंगे। समझ रहे हो कि आपने लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उस वहां तक पहुंचो, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए 30 ईयर से कम होना पड़ेगा, तो आपको इस ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप सिलेक्ट हो गए तो आपका मेंटोरशिप चलेगा, और मेंटोरशिप कौन करेगा आपकी, वो करेंगे एमिनेंट राइटर्स, जो भी बड़े बड़े लेखक होते हैं, नामी लेखक हैं, वो आपको और सिखाएंगे, मजीद सिखाएंगे कि आपको बिल्कुल, कहते हैं ना उसको, बिल्कुल आपको परफेक्ट कर देंगे कि हाँ अभी आपको इतना नहीं आता लिखना, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फिनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है इस इनिशिएटिव के अंडर, और वो क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 की हर महीना, क्या 50,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, और कब तक मिलेगी, 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक, यानी 3 लाख टोटल, एंड 10% रॉयल्टी ऑन सक्सेसफुल पब्लिकेशन। अगर आपका पब्लिकेशन सक्सेसफुल होता है, अगर आप सक्सेसफुली पब्लिश करवा देते हैं अपनी बुक, जो भी आपने लिखा हुआ है कुछ भी, तो वो अगर आप पब्लिश करवाते हैं, वो सक्सेसफुल होती है, तो आपको 10% रॉयल्टी प्लस आपको 6 मंथ्स के लिए 50,000 स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था हमारे पास, पीएम युवा, ठीक है, 3.0। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। देखिए, आपने पढ़ा, अभी मैंने एमसीक्यूज में भी आपको करवाया था, हाइलाइट्स ऑफ द डे में भी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो निकल चुकी है, और उसमें इंडिया में देखा जाए तो दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, ठीक है। ये निकालता कौन है, सबसे पहले याद रखना, ये आता है ना, जैसे कल हमने लाइव सेशन में किया था कि रिपोर्ट्स एंड जो क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, वो हमने किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स जो देखो, अब आपको लास्ट में करने की जरूरत नहीं होती, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना। जब आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आप लास्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो तो आना ही आना है पेपर में, उसकी वेटेज भी बढ़ेगी ही डे बाय डे, लेकिन करना क्या होगा, उसे टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या चाहिए कि रोज के करंट अफेयर्स पढ़े जाएं, ठीक है। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की जो है वो किसने निकाली थी, वो निकाली है IQAIR, ठीक है, एयर। और रैंक किसको दिया था, दिल्ली को दिया था एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। समझ रहे हो, 2024 की ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें मतलब छठी बार, 6th टाइम जो है दिल्ली कंसेक्यूटिव टाइम में लगातार जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं सॉरी पॉल्यूटेड कैपिटल रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसमें रिपोर्ट में और क्या क्या फाइंडिंग्स है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, और उसने टॉप रैंक ही बना के रखा अपना 6th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी 6 साल तक जो है लगातार दिल्ली ही टॉप कर रहा है इस मामले में, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल के मामले में, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, इंडिया का ओवरऑल रैंक, ये भी हमने पढ़ा था कि इंडिया का ओवरऑल रैंक अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन में कितना आया, इस इंडेक्स में 5th रैंक आया इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, हमने बात की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, तो वो दिल्ली है, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड राजधानी है पूरी दुनिया में, तो वो अभी दिल्ली आई है, ठीक है। लेकिन हम बात करें वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, तो सिटी कौन सी है, इंडिया की सिटी है, और क्या नाम है, ब्रिनिहाट इन इंडिया, ठीक है। ये सिटी जो है मोस्ट पोल्यूटेड आई है, ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट में और भी क्या बताया गया कि और कुछ इंडियन सिटीज के नाम बताए हैं जो वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज आई है ना, 10 सबसे ज्यादा जहां पोल्यूशन है, उनमें से 6 तो इंडिया की हैं। देख सकते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुल्लानपुर, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम एंड गंगानगर, ठीक है। चलिए, तो आपको इंडिया का रैंक याद रखना है, 5th आया है। इंडिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी आई है, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया, ब्रिनिहाट। उसके बाद वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल दिल्ली, ठीक है। और कौन निकालता है, IQAIR, रिपोर्ट कौन निकालता है, IQAIR। और दिल्ली कितनी बार आया है, लगातार 6th टाइम, ठीक है।
द लास्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, ठीक है, उसमें अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये न्यूज में है, इसमें देखेंगे। इसका पहली बात जो नाम है वो किस पे रखा गया? नाम रखा गया है अगस्त्यकूडम। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है केरला में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केरला की जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, यानी हाईएस्ट पीक जो है केरला की, वो कौन सी है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट जो है, सबसे दूसरे नंबर पर जो सबसे ऊंची चोटी है केरला की, वो कौन सी है? अगस्त्यकूडम। उसी के नाम पर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाया गया, ठीक है। अब ये बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की, ऑब्वियस सी बात है केरला में होगी ना। तो अब लोकेशन की बात करें तो सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का सदर्न मोस्ट एंड वो कौन सा है? केरला, तमिलनाडु वाला ही है, ठीक है। स्पैनिंग अक्रॉस केरला, तिरुवनंतपुरम एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की बात करें केरला की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? एंड तमिलनाडु, ठीक है, तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि ये कहाँ पर है? केरला, तमिलनाडु के रीजन में है। कौन सा? अगस्त्यमाला। और किसके नाम पर है? अगस्त्यकूडम, जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पीक है केरला की, उसका नाम पर है, ठीक है। मेजर रिवर्स की बात करें तो जब भी कोई आप नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है कि उसके आसपास कौन सी रिवर्स हैं, वहाँ वेजिटेशन, इतना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आपसे डायरेक्ट पूछता है, बट ये याद रखना है रिवर्स कौन सी हैं वहां पर, और कौन से जो हैं, कुछ वेटलैंड्स हैं, कुछ रामसर साइड है, कुछ इंपॉर्टेंट वाला जो है वो याद रखना, ठीक है। लोकेशन देख ली। इसके बाद मेजर रिवर्स कौन सी हैं? यहाँ पर मेजर रिवर्स हैं करमना रिवर, नेयर रिवर एंड थमी रंभारनी, ठीक है, थमी रंभारनी रिवर, ठीक है। ये रिवर्स जो है यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइब की, तो यहाँ पे कौन सी ट्राइब है? यानी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज होम टू विच ट्राइब? इज होम टू कानी ट्राइब्स, ठीक है। और अब आपसे जिस तरह से थोडू ट्राइब मणिपुर की आपसे पूछ ली थी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जो कश्मीर वालों का एग्जाम हुआ संडे को, तो उसमें क्या पूछा था? थोडू ट्राइब पूछी थी। अब देखो इस तरीके से अगर पूछ लेगा आपको कानी ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो आपको याद आ जाएगा ना कि हमने कहाँ पढ़ा था? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपको अगस्त्यमाला की ही जो है वो लोकेशन याद रहेगी कि ये कहाँ पर था, तो आपको आसानी होगी ये बताने में कि कानी ट्राइब्स जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि इट इज होम टू कानी ट्राइब्स। तो कानी ट्राइब्स कहाँ पर है? तमिलनाडु एंड केरला। और यही इसी जगह में तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। रिवर्स के नाम मैंने आपको बता दिए, जिधर कौन सी रिवर है? कर्मना, नेयर एंड थबी रबारनी, ठीक है। सो इस तरीके के जो हाइलाइट्स हैं ये हमारे डेली वाले जो है वो खत्म हो गए हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा था रायसीना डायलॉग, जिसका 10th एडिशन होने वाला है। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, इंडिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और किस चीज पर है? जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटी, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2016 में ये इनिशिएटिव लिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और इस बार की थीम बताई हमने कि काल चक्र इस बार की थीम है। चीफ गेस्ट भी देखे न्यूजीलैंड के पीएम। उसके बाद हमने मेनिहर के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है। पीएम युवा के बारे में डिस्कस किया कि पीएम युवा जो है वो किन के लिए है? यंग ऑथर्स के लिए। अब आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कि पीएम युवा जो है वो किससे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर डिफेंस से रिलेटेड है या फिर उनके लिए है जिनको एलपीजी गैस सिलेंडर्स की जरूरत है। कुछ भी इस तरह से दे देगा कि युवा को ये प्रोवाइड करना है इसमें, इस स्कीम के तहत, या आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड करने हैं। तो इस तरीके से ऑप्शंस बना के कुछ भी दे देगा। तो आपको याद रखना है किसके लिए ये, ठीक है, ऑथर्स के लिए, यंग ऑथर्स के लिए। फिर हमने पढ़ा कि दिल्ली जो है वो सबसे पोल्यूटेड क्या बोलेंगे कैपिटल है इस बार भी, और 6 कंसेक्यूटिव ईयर में भी दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल रह रही है पूरी दुनिया की। IQ ईयर जो है ये रिपोर्ट निकालता है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने कानी ट्राइब्स भी देखी। सो दीज वर द हाइलाइट्स, द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द डे। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।